क्या हो सकता है, मास और डेंसिटी गिवन ना हो करके क्या हो सकता है उसका आपका वॉल्यूम गिवन हो। क्या हो गिवन? वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन हो। यही दो बातें हो सकती है ना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें भी स्पेशल केस था जब मास 1 और मास 2 दोनों सेम होगा तब क्या होगा। और उसके बाद एक स्पेशल केस था कि मान लिया जाए ऐसा आपके पास 10 गो फ्लूइड है, तब कैसे आप मिक्सर निकालेंगे। तो उस वाले केस के लिए ये वाला फॉर्मूला और वो वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया हुआ था। खैर हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास एक क्वेश्चन हमने दिया कि भाई ये क्या है क्वेश्चन, 2 लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड 3 रो। ये क्वेश्चन बनवाए थे क्या? नहीं ना, चलिए बनाइए। तो पहले क्वेश्चन क्या है भाई साहब, 2 लिक्विड है, 2 लिक्विड्स हैं जिसका डेंसिटी गिवन है रो और 3 रो, हैविंग वॉल्यूम 3V एंड V आर मिक्स्ड, फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। वॉल्यूम और क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम और डेंसिटी। चाहे कुछ भी गिवन हो रेहान बाबू, एक बात है आपको याद में रखनी है कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला एक ही है। क्या? तो मास ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। इससे निकालिएगा तो आपको फाइनल आंसर मिल ही जाएगा। समझ गए? निकलेगा आंसर। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे सर जी। डेंसिटी दे रखा है, रो 1 का वैल्यू क्या है रो 2 का वैल्यू क्या है 3 रो, V1 का वैल्यू क्या है, अच्छा V2 का वैल्यू क्या है, हाँ पर हमको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के लिए क्या चाहिए, मास ऑफ मिक्सचर। क्या चाहिए? तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, हम बोल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में अगर मास ऑफ 1 का निकालूं मैं, किसका निकालूं मैं मास 1 का, मास 1 का आ जाएगा, डेंसिटी आपका है रो और वॉल्यूम आपका है 3V। मास ऑफ 2 का बात करेंगे तो डेंसिटी आपका 3 रो और मास है आपका V। जोड़ करके इसका आंसर क्या आता है 3 रो V। इसका आंसर क्या आएगा 3 रो V। चलिए टोटल मास हमारे पास कितना हो जाएगा 6 रो V। टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना आ जाएगा 3V और V, तो कितना आ गया 4V। V से V कैंसल, 2 2 जा 2 3 जा, इसका मतलब 3/2 रो ऑफ मिक्सचर का आंसर होगा। बोलो हाँ या ना। 3/2 रो ऑफ मिक्सचर का आंसर होगा। बात चमका, बोलो हाँ या ना भाई साहब। तो रो ऑफ मिक्सचर का आंसर आपके पास निकल कर सामने खड़ा है। बात समझ में आई? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 3/2 रो यानी बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। अब हेडिंग है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? क्या मैंने बोला? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को जानने से पहले मेरा मूड है, जो इसमें नहीं लिख पाए हैं आप हेडिंग डालिए स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। क्या बोला मैंने हेडिंग डालने के लिए? स्पेसिफिक वेट या फिर क्या बोला मैंने वेट डेंसिटी। या इसी का नाम है वेट डेंसिटी। सही है सर। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या बोला जाता है, चलिए ध्यान से सुनिए। कई बार डेंसिटी का दूसरा नाम भी पूछा जाता है। तो डेंसिटी का जो दूसरा नाम है ना, चाहे आप मास डेंसिटी बोलिए, मास डेंसिटी बोलिए, या आप उससे सिर्फ डेंसिटी बोलिए, दोनों में कोई डिफरेंस, ये बात याद रखिएगा। चाहे आप मास डेंसिटी बोलिए या डेंसिटी बोलिए, दोनों में कोई डिफरेंस।
उसी तरह स्पेसिफिक वेट बोलिए या फिर वेट डेंसिटी बोलिए। अब हम वेट डेंसिटी को पहले डिफाइन कर लेते हैं। मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, ये डेफिनेशन, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मास डेंसिटी, इज नोन एज आप ये भी कहते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा दैट इज नोन एज मास डेंसिटी या डेंसिटी। उसी तरह किसी भी बॉडी का वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज नोन एज वेट डेंसिटी। यानी कोई बॉडी है उसका वेट कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी 1 मीटर क्यूब का अगर कोई बॉडी है, कितने मीटर क्यूब का, 1 मीटर क्यूब का कोई बॉडी है, तो उसे अर्थ अपनी ओर कितना फोर्स से खींचेगा, दैट वैल्यू इज नोन एज वेट डेंसिटी। बोलो चमका या नहीं चमका? अरे बात पल्ले पड़ी मेरी, क्या बोला मैंने? अरे हाँ या ना? नहीं आया। मैंने बोला आप अगर मान ले 1 मीटर क्यूब का एक अब्बा डब्बा जब्बा लिया, क्या लिया आपने? 1 मीटर क्यूब का अब्बा डब्बा जब्बा। अब्बा डब्बा जब्बा का मतलब 1 मीटर क्यूब का मान ले तूने लोहा लिया, क्या लिया भाई साहब? आयरन का टुकड़ा। किसका टुकड़ा लिया? आयरन का टुकड़ा। अब इस 1 मीटर क्यूब के आयरन के टुकड़े का कोई ना कोई मास होगा, बोलो हाँ या ना? इसका जो मास होगा दैट इज नोन एज मास डेंसिटी, दैट इज नोन एज। अब इस 1 मीटर क्यूब के डब्बा को कुछ ना कुछ वेट होगा, अरे इसको अर्थ अपनी ओर खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा? तो किसी फोर्स से खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, इसे कोई वेट से खींचेगा कि नहीं खींचेगा? जिस फोर्स से वो खींचेगा क्या वही वेट कहलाता है? अरे बोलो हाँ या ना? अर्थ जिस फोर्स से खींचता है क्या वो वेट कहलाता है? अच्छी बात है। जो वेट का वैल्यू होगा दैट वेट वैल्यू इज नोन एज स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। यानी आप इसका 2 डेफिनेशन हो सकता है। पर यूनिट वॉल्यूम का जो बॉडी का वेट होगा दैट इज नोन एज वेट डेंसिटी, या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले डब्बे को, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले पार्टिकल्स को, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से खींच रहा होगा दैट फोर्स इज नोन एज weight density, that force is known as that is also known as specific, अरे बोलो specific heat, specific weight, that is also known as specific weight। चलिए डिफिनेशन लिखिएगा। दो तरीका है लिखने का डेफिनेशन। आप लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of weight of the body to volume of the body, weight of the body to volume of the body, weight of the body to volume of the body, वेट ऑफ द बॉडी टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बोलो चमका नहीं चमका? अरे आया नहीं आया? चलिए अच्छी बात है। अब हमको एक बात बताओ, इसी का दूसरा डेफिनेशन लिखिए। इट इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम, weight per unit volume of an object, weight per unit volume of an object is known as specific weight। specific weight को हम लोग W दे के ऐसे डाल देंगे, ठीक है? W दे करके ऐसा डालेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे इसको? specific weight। एक्चुअल में W ही होता है, बड़ा छोटा करने में मजा नहीं आता है, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो डेट इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अच्छा, वेट ऑफ द बॉडी के बारे में अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन बाय, बोलो जोर से, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। बोलो भाई, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अच्छा, इसका मतलब ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट क्या हो गया सर जी?
एसआई यूनिट की बात करूं तो आपका आ गया न्यूटन पर मीटर क्यूब। अच्छा, फॉर्मूले की बात अगर कर लूं तो क्या वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी लिख सकते हैं? क्या बाय वॉल्यूम को वी से बोल सकते हैं? क्या एम बाय वी इज इक्वल टू, आपने कभी रो पढ़ा है क्या? क्या रो जी इज इक्वल टू डब्ल्यू का वैल्यू आएगा क्या? अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि वाटर का वेट डेंसिटी कितना होता है लॉजिकली, वेट डेंसिटी ऑफ H2O, तो आप बोलेंगे 9.81 इंटू 1000 करके आंसर दीजिएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। बोले हाँ या ना? सही बात बोले ना? अच्छा, अगर आपसे हम बात करें कि भाई साहब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला का हम जब पहली बार पढ़ा रहे थे तब भी आपको बोला होगा, पूरी जीवन में आपको 2 डायमेंशनल फॉर्मूले याद रखने हैं, एक न्यूटन दूसरा जूल का। न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1 L1 t का पावर -2 डिवाइड बाय वॉल्यूम का मतलब L का पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास बनेगा? m1 L का पावर -2 t का पावर -2। बोलो चमका या नहीं चमका? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी? बताइएगा। ये आप पर छोड़े, आप हमको बताइए। ये आप पर छोड़े, हम आप आराम से सोच विचार करके हमको बताइएगा। हेडिंग डालिए रिलेटिव डेंसिटी, 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 रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोला मैंने? रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, याद है रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना? अरे बोलो हाँ या ना? और हमने बताया है कि रिलेटिव का मतलब कंपेयर करना का मतलब, अगर हम फिजिक्स में जनरल भाषा में अगर कंपेयर करते हैं तो रेशियो में या माइनस प्लस में? अभी लास्ट डे भी बताया था मैंने, किस में करते हैं? रेशियो में। तो हम रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी को डेंसिटी के साथ कंपेयर होगा या किसी और के साथ? अरे भाई मेरे पास आपसे ज्यादा आम है तो आम से ही कंपेयर किए होंगे कि अमरूद से? तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी से कंपेयर होगा या किसी और से? तो हर बॉडी का अपना एक रिलेटिव डेंसिटी होता होगा। अगर ऐसा मैं सोचता हूं तो इसका मतलब ये होता है रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज, बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ, बोलो जोर से, डेंसिटी ऑफ वाटर। हमने क्या बोला भाई साहब आपको? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब कब? वाटर का एट 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना, ये 4 डिग्री सेल्सियस क्यों बोला जाता है? दुनिया में एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका नाम है जल, जल ही जीवन है, और जल का बिहेवियर एनोमलस होता है। एनोमलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है? इनोमलस बिहेवियर का मतलब ये होता है कि बेसिकली आपको हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। आपके घर में एक, मान लिया जाए आइस फ्रेम है, रहता है ना स्पॉट जिसमें हम लोग बर्फ जमने के लिए देते हैं, अरे क्यूब शेप में रहता है कि नहीं रहता है? आप उस क्यूब को पूरा फुलफिल कर दीजिए और फ्रिज में ठंडा होने दीजिए पानी डाल करके। आप क्या देखेंगे, जब आपका आइस जमकर तैयार हुआ तो वो आइस थोड़ा ऐसा लेयर बना लेता है। ध्यान दिए आप, क्या ऐसा लेयर बनता है भाई साहब? यानी कप के साइज से ज्यादा बड़ा आइस दिखने लगता है। बोलो हाँ या ना? यानी जब किसी चीज का डेंसिटी, जनरल केस में ध्यान से सुनना, जनरल केस में जब हम किसी को गर्म करते हैं तो उसका शेप साइज बढ़ता है, और ठंडा करते हैं तो शेप साइज, आप अपने हाथ को भी देख लीजिए, थोड़ी देर तक आइस पकड़ करके रखिए, आपके स्किन्स क्या होने लगेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। अरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? आप उसे फिर आग में डालिए, ऐसे हाथ आग के ऊपर से सेकिए, धीरे धीरे क्या करने लगेंगे? एक्सपेंड करने लगेंगे। अरे हाँ या ना? अरे ठंडी के दिनों में आप ऐसा सोना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या एक्सपेंड? और फिर गर्मी का सीजन आता है तो क्या आप ऐसा सोना चाहते हैं? तो आप क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट?
एक्सपेंड, यानी किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा दैट मीन्स वो बॉडी धीरे धीरे एक्सपैंड होता जाएगा। बचपन में हम लोग रिफिल से लिखते थे, खत्म हो जाती थी पेन, उसका निकालते थे, लैंप में डालते थे, गर्म करते थे, अरे बोलो हाँ या ना। तो वो धीरे धीरे क्या होता था, जिसमें लेंथ का रिफिल होता था उससे वो बड़ा होने लगता था। अरे नहीं आया, अरे लग ही नहीं रहा है कि आया, जैसे शांत बैठे हो, अरे आया कि नहीं आया। आपने क्या किया, उसे हीट दिया, हीट देने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। फाइनली हमें क्या आउटपुट मिला, जब उसके पास ज्यादा एनर्जी होता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो वो एक्सपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन आइस के केस में जब आपने आइस को 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी के ऊपर फ्रीजर में डाला, तो ये जैसे जैसे 30 से नीचे जाता जा रहा था, एक टाइम आया जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी क्या बन गया होगा, तो बर्फ बन गया होगा। और ये बर्फ अपना वॉल्यूम क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। वॉल्यूम को क्या कर लिया भाई साहब, इंक्रीज कर लिया। वॉल्यूम को क्या कर लिया भाई, उसका मास तो वही रहा, अरे मास बदला क्या, मास तो वही रहा जितना का पानी था, पर उसका वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ जाने से, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ जाने से, मास के वही रहने से। एक एग्जांपल समझिएगा, मान लो किसी पानी का मास 50 था और वॉल्यूम 10 था, आंसर कितना आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू 5, बोलो हाँ या ना। अगर मान ले मास आपका 50 ही रहा और वॉल्यूम बढ़कर 20 हो गया, क्या डेंसिटी आपका कितना आएगा, 2 पॉइंट, क्या डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना। वॉल्यूम के बढ़ जाने से डेंसिटी, अरे वॉल्यूम के बढ़ जाने से डेंसिटी, लेकिन वॉल्यूम के घट जाने से डेंसिटी। तो यहां पर क्या खेल हो रहा था भाई साहब, जनरल केस में जब किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। क्या करता है भाई साहब, वॉल्यूम क्या करता है। और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम भी, अरे टेम्परेचर डाउन होता है तो वॉल्यूम सिकुड़ता है, जिससे डेंसिटी उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अरे नहीं चमका, हमको लग ही रहा था। डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला मास अपॉन मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली, इनवर्सली। तो भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम, अरे जोर से बोलो, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम, अरे आवाज नहीं आ रही, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी जो घटे बढ़े में बता, तू लोग अंग्रेजी मत बोल। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम, हाँ तो डेंसिटी घटेगा। क्यों भाई डेंसिटी क्यों घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम के डायरेक्टली या इनवर्सली। अरे बात चमका या नहीं चमका, अरे नहीं आया, पक्की बात है, आया। तो फिर बता, वॉल्यूम अगर मैं बढ़ा दूं तो डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ा दूं तो डेंसिटी, अरे वॉल्यूम बढ़ा दूं तो डेंसिटी, और वॉल्यूम घटा दूं तो डेंसिटी, वॉल्यूम घटा दूं तो डेंसिटी। मान तुझे बदलना नहीं है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम के बारे में हमको नहीं पता, पर हम इतना जानते हैं कि उसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को। अच्छा टेम्परेचर जब डाउन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, आए कितने लोगों को लगता है घटेगा, अरे जोर से बोलना भाई। टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वॉल्यूम, टेम्परेचर डाउन किया तो वॉल्यूम, और टेम्परेचर डाउन किया तो वॉल्यूम। तो जोर से क्यों नहीं बोलते हो, टेम्परेचर डाउन किया तो वॉल्यूम, वेरी गुड। टेम्परेचर डाउन किया तो वॉल्यूम घटेगा, और जब वॉल्यूम घटेगा टेम्परेचर डाउन में तो डेंसिटी क्या होगा। इसका मतलब अगर मैं किसी बॉडी का टेम्परेचर डाउन कर रहा हूं तो डेंसिटी क्या होगा, क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा। पर वाटर के केस में, पर वाटर के केस में जब आप किसी वाटर का टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, 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 तो वॉल्यूम क्या हो रहा था आपका, बढ़ रहा था, उल्टा काम हो रहा था। वॉल्यूम क्या हो जा रहा था, क्या हो जा रहा था, वॉल्यूम। अरे भाई बर्फ बनने से ऊपर ऐसे लेयर बन रहा था कि नहीं बन रहा था, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया। अच्छा वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी, यानी पानी का डेंसिटी ज्यादा या बर्फ का डेंसिटी ज्यादा, पानी का डेंसिटी, पानी का डेंसिटी, पानी का डेंसिटी, और बर्फ का डेंसिटी, बर्फ का डेंसिटी। पर 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी एग्जैक्ट होता है 1000 के आसपास। क्या होता है भाई साहब, इससे अगर ज्यादा करेंगे तो भी डेंसिटी डिक्रीज, इससे कम करेंगे तो भी डेंसिटी, हाँ यहाँ पर वो उसका फिक्स्ड है, यहाँ पर उसका
बात समझ में आया? इस बिहेवियर को जनरल केस में क्या हो रहा था, किसी बॉडी का टेम्परेचर घटा रहे थे तो वॉल्यूम भी घट रहा था, पर वाटर के केस में टेम्परेचर घटा रहे थे तो वॉल्यूम, इसका मतलब उल्टा काम कर रहा है कि सीधा, इसीलिए इसे बोला जाता है एनोमलस बिहेवियर में है। ये कैसा बिहेवियर में है? तो वाटर कैसा बिहेवियर वाला है? वाटर कैसा बिहेवियर वाला है? तो कोई भी फ्लूइड का जो रिलेटिव निकालेंगे वो किसके साथ निकालेंगे? वाटर के साथ। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर? तो 1000 होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना होता है बोलो मेरे लालो? 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 पर केजी मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। बोला किसी भी चीज का डेंसिटी, मान ले तुमसे पूछा ऑयल का रिलेटिव डेंसिटी, ऑयल का रिलेटिव डेंसिटी, तो भाई साहब डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ पर वाटर कितने डिग्री सेल्सियस में रहना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस में। कितना में रहना चाहिए? बात पल्ले पड़ी आपको, चमका या नहीं चमका? तो रिलेटिव डेंसिटी किसको कहते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ पर वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर? क्यों भाई साहब? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा उसका डेंसिटी होता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है? वाटर की। उससे अगर टेम्परेचर गिराएंगे तो डेंसिटी घटेगा, बढ़ाएंगे तो भी डेंसिटी, वेरी गुड। क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा? नहीं, 100 पर वो क्या बन चुका होगा? वेपर बन चुका होगा, भाप बन चुका होगा। क्या वहां डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी? नहीं, कम होगी। क्या 4 डिग्री से नीचे जब बर्फ बन जाता है तब डेंसिटी ज्यादा होती है? नहीं। इसका मतलब सबसे बेस्ट डेंसिटी कहां पर होता है वाटर का? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब आप गौर से सुनिए मेरी बात को, अगर किसी चीज का मैंने रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है और उसके मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, तो क्या आप निकाल लेंगे? चलिए ध्यान से सुनना। लिक्विड के केस में डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, और एयर यानी गैस के केस में डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ, और एयर का डेंसिटी 1.21 लिखे हो ना, एयर का डेंसिटी कितना होता है? 1.21। चलिए मेरी बात को ध्यान में रखते हुए पहले लिखे, रिलेटिव डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of density of water डेंसिटी ऑफ वाटर बोल दिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ, कई ना होशियार बंदा गड़बड़ी करवा देता है, 4 डिग्री सेल्सियस ना दे करके वो हमको दे देता है एट, बात समझ में आया क्या बोला उसने? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? अरे बोलना भाई। नहीं। चल इतना बात लिख लिया क्या? रिलेटिव डेंसिटी RD, फॉर्मूला लिख, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा लगा? आगे बढ़े सर जी? अरे बोलो। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को गौर से सुनिए। क्या इसका कोई SI यूनिट होगा? नहीं, SI यूनिट नहीं होगा। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी। तो ये बात याद रखिएगा, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड, हाँ। चलिए कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा। ए लिक्विड having relative density is 1.23, find the density
ऑफ लिक्विड। चलो भाई, mustard oil density will be what if relative density of mustard oil is 0.83। जल्दी कीजिएगा। if density of liquid is 730 kg per meter cube, find specific weight of that liquid। ओह, जब से तेरे मेरे नैनों के संग भागे रे। एक दो गाने से तो हम परेशान हैं। अभी सुना कि जीत मैंने कौन सा गाना गाया? हम सुनाना भी नहीं चाहते। अगर हम सुना देंगे फिर क्या है कि तुम लोग जान जाओगे, फिर तुम ही लोग जिद करने लगोगे, इधर उधर बात फैला करके बता दोगे, फिर मुंबई वाले आएंगे, हमको पकड़ के ले जाएंगे कि आप इतना अच्छा गा रहे हैं, फिर आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई ये बात मत बोलो। हम चाहते नहीं तुम लोगों से दूर होना, है ना? नहीं नहीं नहीं, दुनिया में धोखा वही देता है जिस पर, और ये बोल रहा है हम पर भरोसा कीजिए ना बाबा। कल को पलट गया ये और बता दिया, मोबाइल ऑन नहीं करेगा, तुम बता दोगे यार। मान लो तुम ऐसे इंसान को बता रहे हो जो तुम पर बहुत यकीन करता है, फिर तो वो बता ही देगा ना और जगह पर। ऐसा बात नहीं है भाई, हम कभी कभी गाते हैं, बस ढोल ताल के जगह पर पानी और बाल्टी मेरा साथ दे रहा होता है, समझ गए? वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, वो पानी बाल्टी ये दोनों जो आवाज़ मिलाता है मेरे साथ, 7 सुर एक साथ मिला रहे होते हैं। वो देखो कुछ और भी समझ रहा है। नहीं 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 नहीं, हो गया रे? पहले का आंसर बता। 1 2 3, वेरी गुड। दूसरे का आंसर 830। चलिए भैया, जिसको नहीं आता है उसको आना भी नहीं चाहिए। जब 11th में आके ये बात नहीं आता है 1 2 3 0, आंसर आ जाएगा क्या बोला रे? 830
इसका आंसर बोलो तो भाई। हाँ 10 लिए तो 7300, यही ना, न्यूटन पर मीटर क्यूब। आंसर आसान है ये सब एमसीक्यू के लिए। कोई बात नहीं, किसी से ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, आपको बनाने आना चाहिए ये। चलिए हेडिंग डालिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हेडिंग डालिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। शुरू करें। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे कहते हैं? अभी आपने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा, उसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेफिनेशन लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ specific weight of liquid to the specific weight of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, ऐसा नहीं, ये W ऑफ लिक्विड बाय W ऑफ वाटर। W के बदले अपन लिख सकते हैं रो लिक्विड इंटू जी बाय रो वाटर इंटू जी। भाई साहब ये जी इस जी को खा जाएगा, तो बनेगा रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड बाय रो ऑफ H2O। क्या ये रिलेटिव डेंसिटी जैसा साउंड कर रहा है? क्या ये फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी जैसा ही है? अरे बोलो हाँ या ना। तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा नाम इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यानी जो वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी का आएगा वही वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी का भी आता है। और दोनों के दोनों यूनिट लेस एंड डायमेंशनल लेस क्वांटिटी हैं। यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। क्या बात मेरा चमका आपके दिमाग में? अरे बोलो आया नहीं आया? ठीक है, आया, पक्की बात है। चलिए देख लेते हैं आपको कितना आया। क्या उसमें क्या था ऐसा जो नहीं लिख पाए थे? ले जल्दी छाप। टाइम कितना हो रहा है? मोबाइल देख, मोबाइल में 12 ही हुआ है ना अभी। ठीक है, हो गया? चलो टंग टंग टंग। चलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी आपको बताया मैंने रो Hg बाय रो वाटर। तो SHg का वैल्यू क्या होगा?